हेलो फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी हम कॉपी डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी मीडियम की। ये अर्पित कुमार की कॉपी है और 10 दिसंबर 2022 को लिखी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन, पीएम आशा योजना का उद्देश्य खरीद तंत्र में सुधार के साथ साथ किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। इस संदर्भ में योजना के विभिन्न घटकों को रेखांकित कीजिए तथा इससे जुड़ी चिंताओं पर चर्चा कीजिए। इसमें अपने को पीएम आशा योजना के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इसका इंट्रो देखते हैं। किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना। कैसे लाभकारी मूल्य को सुनिश्चित करेगी? यह योजना एमएसपी के अनुपूरक के रूप में कार्य करेगी, पीएम आशा योजना। उसके बाद में यह सुनिश्चित करती है कि एमएसपी के साथ साथ विपणन तंत्र दक्ष हो ताकि किसानों को उनकी फसल का अधिकतम मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। योजना के घटक, भावांतर भुगतान। इसके माध्यम से एमएसपी तथा प्रत्यक्ष विपणन के तहत कीमत की अंतर राशि भी प्रदान की जाएगी कि जो एमएसपी होता है और जो खरीदारी होती है उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो प्रदान किया जाएगा। जो भाव अंतर हो गया ना, भावांतर भुगतान, जो गवर्नमेंट रेट डिसाइड करती है और जिस पे खरीदा जाता है उसके बीच में जो अंतर है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी। विपणन संरचना में सुधार हेतु राज्य सरकारों के साथ सहयोग। तिलहन हेतु मूल्य समर्थन योजना। इसकी चिंताएं क्या क्या है? किसानों के मध्य सीमित जागरूकता, व्यापारियों द्वारा ठीक है कोयल बनाकर शोषण जारी है। केंद्र सरकार सहयोग, केंद्र और राज्य के बीच में सहयोग में कमी, मंडियों की सीमित संख्या, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की चिंताओं को संबोधित नहीं करती है। और उसके बाद में इसका कंक्लूजन और ये आंसर कंप्लीट। इसके बाद अपन सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मिश्रित वित्त की अवधारणा की व्याख्या करते हुए भारत जैसे विकासशील देश में अवसंरचना विकास हेतु पूंजी जुटाने में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन है मिश्रित वित्त। मिश्रित वित्त पता है? नहीं पता? अभी इसमें देखेंगे। मिश्रित वित्त से तात्पर्य है सार्वजनिक एवं निजी पूंजी के साथ आने से है कि मिश्रण करना है अपने को किस किस का, प्राइवेट और पब्लिक। ये टॉपर्स लिख रहे हैं। भारत में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के माध्यम से अवसंरचना विकास में सार्वजनिक के साथ साथ निजी पूंजी के योगदान को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मिश्रित वित्त की अवसंरचना विकास में भूमिका। भारत के आकार तथा इसकी विशाल जनसंख्या हेतु अवसंरचना विकास केवल सार्वजनिक पूंजी के माध्यम से होना एक मुश्किल एवं धीमी प्रोसेस है। ठीक है। सेकंड, मिश्रित वित्त न केवल पूंजी के प्रवाह में वृद्धि करता है बल्कि यह तकनीकी तथा प्रक्रियागत दक्षता को भी सुनिश्चित करता है। थर्ड पॉइंट, मिश्रित वित्त के माध्यम से अवसंरचना निर्माण के लागत में कमी आती है। नहीं, लागत तो वही रहेगी, पर जैसे हवाई अवसंरचना निर्माण। मिश्रित वित्त भारत के दुर्गम इलाकों तक अवसंरचना विकास को सुनिश्चित करने में क्षमता रखता है। और फाइनली इस एग्जाम्पल और निष्कर्ष के साथ आंसर कंप्लीट। ठीक है, हमें टॉपर्स की कॉपी पढ़नी चाहिए जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें पहले बिल्कुल नॉर्मल से शुरुआत करें, उसके बाद में अपने लेवल को बढ़ाएं। भारत में ड्राई पोर्ट्स के पुनरुद्धार और सुधार में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए तथा इस संबंध में अपनाए जाने वाले उपायों का सुझाव दीजिए। ठीक है। शुष्क पतन से क्या तात्पर्य है? शुष्क पत्तनों से तात्पर्य उन बंदरगाहों से है जिनकी तटीय सीमा नहीं होती। ये
तटीय बंदरगाहों के अनुपूरक के रूप में कार्य करते हैं। ये इसका हो गया इंट्रो। ठीक है, शुष्क बंदरगाहों के पुनरुद्धार व सुधारों में आने वाली चुनौतियाँ। चूँकि ये बंदरगाह द्वितीय श्रेणी का कार्य करते हैं, अतः ये विभिन्न सरकारी योजनाओं में उपेक्षित होते हैं। शुष्क जो पत्तन होते हैं ना, की परिचालन लागत तटीय पत्तनों से अधिक होती है, जो कि इनके पुनरुद्धार को नकारात्मक प्रभावित करती है। परिचालन लागत अधिक होने के कारण इनमें निजी क्षेत्र द्वारा निवेश कम किया जाता है। वर्तमान में सरकार द्वारा जो शुष्क बंदरगाह के विकास व रखरखाव हेतु एक समग्र नीति का अभाव है, साथ ही केंद्र राज्य सहयोग का अभाव है। ये बिल्कुल कॉमन पॉइंट लिखो और अपना काम चलाओ। किए जा रहे उपाय। शुष्क बंदरगाहों पत्तनों के महत्व को देखते हुए एक समर्पित नीति का निर्माण किया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र को आकर्षित करने हेतु इंसेंटिव्स मिलने चाहिए। अवसंरचना विकास में वित्त की कमी हेतु वायबिलिटी गैप फंडिंग का प्रावधान होना चाहिए और राज्य सरकारों के साथ केंद्र का सक्रिय सहयोग सुनिश्चित। और ये फाइनली कंक्लूजन और अपना आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, एकल कृषि मोनोकल्चर खाद्य सुरक्षा और भारतीय कृषि की संधारणीयता सुनिश्चित करने के समक्ष विद्यमान प्रमुख खतरों में से एक है। चर्चा कीजिए कि कैसे मोनोकल्चर है वो एक खतरा है। किस चीज़ के लिए खतरा है? जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसकी सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, और फूड सिक्योरिटी बताना है। एकल कृषि से तात्पर्य निश्चित भूमि पर एक ही प्रकार की फसल प्रणाली की पुनरावृत्ति से है, यथा उत्तर भारत में गेहूं की कृषि। एकल कृषि निम्न प्रकार से भारत की खाद्य सुरक्षा व कृषि संधारणीयता के लिए प्रमुख खतरा है। फर्स्ट पॉइंट, एकल कृषि मृदा की उर्वरता को शीघ्रता से कम करती है। यह उर्वरकों की बढ़ती मांग में परिणत होता है, जो आर्थिक एवं पारिस्थितिकी दोनों के लिए असंगत है। सेकंड पॉइंट, एकल कृषि में प्रमुख जलाशोषी फसलों की खेती की जाती है, जैसे चावल, मतलब जो जल गहन फसल होती है उनकी खेती की जा रही है। और इससे क्या हो रहा है, भारत में जो भूमि का जल स्तर है वो कम हो रहा है और सिंचाई की मांग में वृद्धि हो रही है और यहाँ पे पानी की वैसे भी कमी है। थर्ड पॉइंट, अधिक सिंचाई मृदा में लवणीयता को बढ़ाती है, उससे भविष्य में कृषि को अस्थिर और महंगा बना देगा। फोर्थ पॉइंट, एकल कृषि से फसल विशेष के प्रति कीटाणु अनुकूल हो जाते हैं तथा कीटनाशकों का प्रभाव एकदम कम हो जाता है और उत्पादन में भी कमी आती है। एकल कृषि से मोटे अनाजों की उपेक्षा की जाती है, जिससे पौष्टिक अनाज में कमी आती है और ये भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। वे फॉरवर्ड में क्या है, एमएसपी द्वारा खरीद का तार्किक जो एमएसपी हो सबके लिए होना चाहिए और ऐसी फसलों को ज़्यादा एमएसपी प्रोवाइड करें जिससे कि एकल कृषि में कमी आए। ठीक है, कम जल गहन फसलों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और इस प्रकार से ये अपना कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के प्रभाव को रेखांकित करते हुए भारत में प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। ये इंट्रो है। इंट्रो में क्या बताया गया है, भारत सरकार द्वारा प्लास्टिक प्रबंधन नियम 2021 के माध्यम से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध आरोपित किया गया है। फिर इसके स्वास्थ्य पर प्रभाव, पाचन तंत्र तक पहुंचकर आंतरिक ऊतकों को क्षतिग्रस्त करना, जलीय जीवों तथा कोरल के लिए जीवन संकट। ठीक है, ये स्थलीय बीमारी, प्लास्टिक जलाने से उत्पन्न हानिकारक गैसें फेफड़ों संबंधित रोग उत्पन्न करते हैं। फिर पर्यावरणीय प्रभाव, ठीक है, स्वास्थ्य प्रभाव हो गए, पर्यावरण प्रभाव हो गए। पर्यावरण में प्लास्टिक मुख्यतः अजैव निम्नकरणीय होती है, जो समस्त पारिस्थितिकी जो पारितंत्र होते हैं उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। कचरे के ढेर में परिणत होते जो भूमि दशाओं का कारण बनते हैं। समुद्री मलबे का मुख्य स्रोत है। ठीक है, वायु प्रदूषण के प्रमुख एजेंट हैं। प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम कौन कौन से हैं? एकल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः बैन कब कर दिया गया? दिसंबर 2022 से। 120 माइक्रोन से कम आकार के प्लास्टिक के उत्पादन तथा उपभोग पर प्रतिबंध। ये एकदम अच्छा डेटा है। विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी का प्रावधान, प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बांस आदि के उपयोग को बढ़ावा
सीपीसीबी के माध्यम से दंड तथा जुर्माने का प्रावधान। और ये फाइनली निष्कर्ष के साथ अपना आंसर कंप्लीट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आपदा मित्र आपदा प्रतिक्रिया हेतु प्रशिक्षित भारत भर के स्वयंसेवकों का एक बल देश में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक गेम चेंजर के रूप में उभर रहा है। विस्तार से वर्णन कीजिए। आपदा मित्र, इसका ये इंट्रो हो गया। ठीक है। आपदा मित्र भारत के संस्थागत आपदा प्रबंधन दल के साथ मिलकर गुणात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। इसके बाद पॉइंट, आपदा मित्र वस्तुतः क्षेत्र की जलवायु, स्थलाकृति तथा विशेषताओं से परिचित होते हैं जो इनकी प्रतिक्रिया में गुणात्मक वृद्धि सुनिश्चित करते हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा रोधी दल और स्टेट आपदा रोधी दल, राष्ट्रीय कार्मिकों का समूह होता है। स्थानीयता का अभाव इनकी प्रभाविता को कम करता है। जैसे एनडीआरएफ होता है, एसडीआरएफ है, इसके एक प्रकार से पूरक के रूप में, क्योंकि इनमें स्थानीयता का अभाव होता है। और जो आपदा मित्र होते हैं वो वहीं से ज़मीन से जुड़े हुए हैं। आपदा मित्र के लाभ, ज़मीनी स्तर पर जनता को प्रशिक्षित करना, राहत एवं पुनर्वास कार्यों में प्रभावी भूमिका, प्रथम पंक्ति के रूप में भूमिका निभाना। ठीक है। अत्यावश्यक आपदा इनपुट प्रदान करना, इनके पास पारंपरिक ज्ञान होता है। और इस प्रकार से इस आंसर का समापन किया गया है। उसके बाद में विश्व भर में लोन वुल्फ हमलों में वृद्धि को सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक गंभीर चुनौती क्यों माना जाता है? ऐसे हमलों की वृद्धि में इंटरनेट की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अब भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। लोन वुल्फ हमले एकल व्यक्ति द्वारा किया गया आत्मघाती हमला होता है जो बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु का कारण बनता है। ये इंट्रो और डेफिनेशन होगी। लोन वुल्फ हमलों में वृद्धि सुरक्षा एजेंसियों के समक्ष गंभीर खतरा कैसे है? ठीक है, अब बता दो। लोन वुल्फ हमले अब यूरोप तथा अमेरिका के साथ साथ विकासशील देशों में भी बढ़ रहे हैं। इन हमलों में अक्सर निगरानी तंत्र विफल हो जाता है क्योंकि संगठनात्मक गतिविधि का अभाव होता है। अकेला हमलावर इंटेलिजेंस को मात देने में सफल हो जाता है। ऐसे हमले किसी भी माध्यम से किए जा सकते हैं, जैसे ट्रक, आत्मघाती बम, बंदूक इत्यादि। वर्तमान में इन हमलों को न्यूट्रल करने के लिए प्रक्रियात्मक दिशा निर्देशों का अभाव है। इंटरनेट की भूमिका, इंटरनेट का उपयोग करके आतंकी संगठन युवकों को चरमपंथी विचारों का शिकार बनाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करने में सफल होते हैं। 2/3 हमलावर मानसिक रूप से बीमार होते हैं। हमले के लिए भीड़ भाड़ वाली जगह को सोशल मीडिया के माध्यम से चिन्हित किया जाता है। सोशल मीडिया का विनियमन ये है वे फॉरवर्ड, स्पष्ट प्रक्रियात्मक निर्देशों को अपनाना, युवाओं को चरमपंथी विचारों की चपेट में न आने देना। और इस तरीके से आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, हमारे सैन्य ढांचे और प्रक्रियाओं में अंतर्निहित मूलभूत असक्षमताओं, ठीक है, अक्षमताओं को अब देश में विभिन्न रक्षा सुधारों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। चर्चा कीजिए। अब कर दो चर्चा। भारतीय सेना कार्मिकों की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी सेना है जिसके प्रभाविता में वृद्धि हेतु कुछ सुधार अपेक्षित हैं। सैन्य सुधार, सैन्य ढांचे और प्रक्रिया में निहित अक्षमताएं, कौन कौन सी क्षमताओं का अभाव है? तीनों सेनाओं के मध्य प्रभावी समन्वय की कमी, कारगिल समिति अब तो बना दिया है अपने को, तीनों सेनाओं की संयुक्त कमांड। सैन्य ढांचे में महिलाओं की नगण्य उपस्थिति, थल सेना 3, नौसेना 6 और वायुसेना 13। सैन्य सामग्री व हथियारों हेतु आयात पर निर्भरता, सैन्य उत्पादों में स्वदेशी सामग्री का अभाव, किए गए रक्षा सुधार। समन्वय हेतु CDS पद का गठन किया गया, थिएटर कमांड का गठन किया गया। वर्तमान में 4 थिएटर कमांड है। रक्षा अधिग्रहण नीति 2020 का क्रियान्वयन किया गया है। रक्षा उत्पादों में सकारात्मक स्वदेशी, जो रक्षा उत्पादों की सकारात्मक स्वदेशीकरण की सूची लागू कर दी गई है। ठीक है। तीनों सेनाओं में महिला कर्मियों की युद्ध क्षेत्र में भर्ती, सेना की युवा प्रोफाइल हेतु अग्निपथ योजना का अंगीकरण। और ये फाइनली निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के आलोक में
देश में पारंपरिक चिकित्सा को मुख्य धारा में लाने के लाभों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। कर दो चर्चा। हाल ही में गुजरात में WHO के पारंपरिक चिकित्सा हेतु वैश्विक केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, कहाँ पे की गई? गुजरात में। पारंपरिक चिकित्सा केंद्र को मुख्य धारा में लाने के लाभ, इससे क्या होगा? समग्र चिकित्सकीय ज्ञान में वृद्धि होगी, रोगी डॉक्टर अनुपात भी ठीक हो जाएगा। पारंपरिक रोगों के इलाज में, जैसे पारंपरिक रोगों के इलाज में प्रभावी, कैसे? यूनानी, सिद्धि, सोवारिंगपा आदि भारत में प्राचीन काल से ही प्रचलित रही हैं तथा कुछ पारंपरिक रोगों में ये आज भी प्रभावी और कारगर हैं, जैसे अरे ये ज़्यादा हो गया। ठीक है। टीकों के निर्माण में सहायक, भारत की सॉफ्ट कूटनीति में वृद्धि। चुनौतियाँ क्या क्या है? वर्तमान युवा पीढ़ी के मध्य पारंपरिक चिकित्सा की जो विश्वसनीयता है वो कम है, सरकारी विनियमों का अभाव है, लोगों के मध्य जागरूकता की कमी है। ठीक है। और फाइनली आगे की राह, विश्वसनीयता हेतु प्रयास करना चाहिए अपने को। और इस प्रकार से कंक्लूजन और कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, नैनो यूरिया लिक्विड में पर्यावरण प्रदूषण और इनपुट लागत को कम करने के साथ साथ उत्पादकता में सुधार करके भारत और विश्व भर में कृषि कार्य को रूपांतरित करने की क्षमता है, चर्चा कीजिए। नैनो यूरिया में यूरिया के कण 10⁻⁹ मीटर की विमा होती है। हाल के शोधों में ये इसका हो गया इंट्रो। पर्यावरण प्रदूषण में कमी करने की भूमिका। ठीक है। तो नैनो यूरिया का छिड़काव करेंगे तो पत्तियों में किया जाता है, अतः यह मृदा एवं जल प्रदूषण को कम करने में सहायक है। नैनो यूरिया का निर्माण पारंपरिक यूरिया की अपेक्षा कम मात्रा में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करेगा, इनपुट लागत में कमी आएगी, मृदा स्वास्थ्य में वृद्धि कैसे होगी, ये यहाँ पे वेन डायग्राम के अनुसार बताया गया है। ठीक है। और नैनो कैसे ग्रीन हाउस में कमी, उच्च यील्ड, कृषकों की खाद्य लागत में कमी, मृदा स्वास्थ्य में वृद्धि, कृषि उपज और पारंपरिक यूरिया की अपेक्षा, और यहाँ पे नैनो यूरिया के प्रभावी लाभ, और ये कंप्लीट। भारतीय अर्थव्यवस्था पर कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के डोमिनो प्रभाव की विवेचना कीजिए। साथ ही भारत द्वारा इस संदर्भ में अपनाए जा सकने वाले उपायों को सूचीबद्ध कीजिए। डोमिनो प्रभाव से तात्पर्य, ये डेफिनेशन हो गई, एक समूह की वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि अन्य सभी क्षेत्रों में जो मूल्य में वृद्धि है उसको प्रभावित करती है। जैसे कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि है तो परिवहन लागत में वृद्धि, और उससे सभी वस्तुओं के जो भी खाद्य हैं, पहनने हैं, कपड़े वपड़े, उनमें सबके रेट हाई हो जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रभाव, भारत प्रारंभ से ही कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के प्रति सुभेद रहा है। ऊंची कीमतें भारतीय अर्थव्यवस्था में अस्थायित्व का कारण बनती हैं। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि तथा इसका डोमिनो प्रभाव भारत की मुद्रास्फीति में वृद्धि करता है, फलस्वरूप भारतीय रुपये के मूल्य में कमी आती है। रुपयों की कीमत का असर तथा ट्रेड डेफिसिट भारत में चालू खाता घाटा में वृद्धि करता है, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश प्रभावित होता है। ठीक है। इन सभी का प्रभाव भारतीय उपभोक्ता पर भी पड़ता है। इसके दूरगामी राजनीतिक आर्थिक परिणाम होते हैं। भारत द्वारा किए जा सकने वाले उपाय, अब भारत इसके लिए क्या क्या उपाय कर सकता है? सर्वप्रथम भारत को अपनी ऊर्जा बास्केट में विविधता लानी होगी, जिसमें पेरिस तथा COP26 लक्ष्यों के अनुरूप नवी ऊर्जा का अधिक उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा। भारत को कच्चे तेल में अपनी क्रय शक्ति में वृद्धि करनी होगी ताकि कीमतों में स्थिरता आए। भारत को गति शक्ति मिशन के अनुरूप अपने लॉजिस्टिक लागत में कमी लानी होगी ताकि कच्चे तेल के डोमिनो प्रभाव को कम किया जा सके। इस प्रकार ये अपना आंसर, संरचनात्मक तथा व्यवहारिक उपायों के द्वारा कच्चे तेल की कीमतों के प्रति सुभेदता कम की जा सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 12, भारतीय रेलवे का लगातार उच्च परिचालन अधिशेष सर्जित करने में असमर्थता का संकेत है। इस प्रवृत्ति हेतु उत्तरदायी कारणों को स्पष्ट कीजिए, साथ ही इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए उपचारात्मक उपायों को रेखांकित कीजिए। कर देते हैं।
भारतीय रेलवे का परिचालन अनुपात वैश्विक अनुपात से कहीं अधिक है, जो कि रेलवे की दक्षता को प्रभावित करता है। उच्च परिचालन अनुपात तथा कम परिचालन अधिशेष के कारण क्या क्या हैं? भारतीय रेलवे के लाभ या राजस्व में गैर यात्री राजस्व का हिस्सा अत्यंत कम है। नहीं, ये गलत पॉइंट है। जो अपना गैर यात्री राजस्व है वो ज़्यादा है। माल भाड़ा परिवहन 60% से अधिक के लिए सड़क मार्ग उत्तरदायी है। ध्यातव्य है कि माल भाड़ा परिवहन रेलवे की आय का बड़ा स्रोत हो सकता है। रेलवे की आय का बड़ा स्रोत है। टॉपर्स भी कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं। जीवाश्म ईंधनों से विद्युतीकरण की ओर संक्रमण, ये देखिए ये थोड़ा हट जाता आंसर, पर कोई नहीं, फिर भी आप देख लो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि बेसिक लिखना है। अपना जो समझ विकसित करनी है, ना कि कंटेंट पे ध्यान देना। जीवाश्म ईंधनों से विद्युतीकरण की ओर संक्रमण लघु काल में रेलवे की परिचालन लागत में वृद्धि करता है। जो अपन विद्युतीकरण कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में परिचालन लागत में वृद्धि होगी, फिर धीरे धीरे इसका फायदा होने लगे। ये पॉइंट सही है। रेलवे के उच्च परिचालन अनुपात का एक प्रमुख कारण रेलवे कार्मिकों की तर्कसंगत भर्ती का न होना। उच्च परिचालन अनुपात, ये भी थोड़ा वैसे है, रेलवे भर्ती आ ही नहीं रही है। उच्च परिचालन अनुपात स्वाभाविकतः निम्न अधिशेष में परिणत होता है। चूँकि भारत में निम्न तथा मध्यम वर्गीय जनता हेतु परिवहन का मुख्य साधन रेलवे है, अतः यात्री टिकटों में वृद्धि भारत में संवेदनशील विषय है। अरे बहुत महंगी हो रखी टिकट। सरकार द्वारा कौन कौन से उपाय किए गए हैं? भारतीय रेल नीति 2023 को अपनाना, गैर यात्री राजस्व में वृद्धि का लक्ष्य, रेलवे के विद्युतीकरण के माध्यम से रेल गति में सुधार और दुर्घटनाओं में कमी। बहुत दुर्घटनाएं हो रही है। रेलवे को नेट शून्य उत्सर्जन रेलवे में परिणत करना, यात्री स्टेशनों के निर्माण तथा देखभाल में निजी क्षेत्र का प्रवेश। ठीक है, ये इस तरीके से फाइनली थीम आधारित रेलवे स्टेशन ट्रैक की शुरुआत, जैसे रामायण, डॉक्टर अम्बेडकर। ये क्वेश्चन नंबर 13। खाद्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक भारतीय अर्थव्यवस्था में समृद्धि का प्रमुख चालक है, क्योंकि यह खाद्य प्रसंस्करण नवाचार को प्रोत्साहित करता है। इस संदर्भ में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का उल्लेख कीजिए और चर्चा कीजिए कि किस प्रकार सरकार द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई पहलों का उद्देश्य इनका समाधान करना है। चलो चर्चा करते हैं। ये इसका इंट्रो हो गया। इंट्रो में बताया गया है कि सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण भारत का सनराइज क्षेत्रक है तथा यह कृषि एवं उद्योग के मध्य की कड़ी है। फिर संवर्धित तथा नवाचार। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण भारतीय रोजगार में 74% हेतु उत्तरदायी है। ये कुछ ज़्यादा हो गया। तथा बढ़ते शहरीकरण के साथ इसमें वृद्धि की असीम संभावनाएं हैं। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण प्रोडक्ट निर्माण, पैकेजिंग, विपणन सभी स्तरों पर नवाचार से चालित होते हैं। सामना की जाने वाली चुनौतियां। असंगठित प्रवृत्ति, 75% से अधिक इकाइयां तथा कार्मिक असंगठित क्षेत्र से सर्जन कर रहे हैं। असंगठित क्षेत्र का सर्जन कर रहे हैं। कच्चे माल की आपूर्ति दूसरी प्रमुख चुनौती है। सब्जियों तथा फलों के प्रसंस्करण का निम्न स्तर उत्पादों की उपलब्धता को प्रभावित करता है। भंडारण अवसंरचना का कुशल न होना। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुद्रास्फीति के प्रति सुवेद होना। ठीक है। और भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पहले PMFME योजना, संस्थागत वित्त की उपलब्धता में वृद्धि, एक जिला एक उत्पाद को प्रोत्साहित करना, अवसंरचना निर्माण। उसके बाद में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना। ठीक है। कोविड-19 की चुनौती का सामना करने हेतु प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ऑपरेशन टॉप, FDI। और ये कंक्लूजन आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। कार्मिक सरकारों के प्रयासों के बावजूद न्याय संगत विकास दुष्प्राप्य बना हुआ है और भारत में आय असमानता निरंतर बनी हुई है। चर्चा कीजिए। कर दो चर्चा।
भारत की सर्वोच्च 1% जनसंख्या भारतीय राष्ट्रीय आय के 21% हिस्से को धारित करती है। न्याय संगत विकास हेतु कर्मिक सरकारों द्वारा किए गए प्रयास। नेहरू सरकार ने यह प्रयास किए। चौथी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। मनमोहन सिंह सरकार ने क्या किया था? नरेगा क्रियान्वयन। मोदी ने जनधन। ठीक है, ये अच्छे पॉइंट्स हैं। हालांकि इन कर्मिक प्रयासों के बावजूद जो गिनी गुणांक ऐतिहासिक स्तर पर है। गिनी गुणांक क्या होता है? आय की असमानता। न्याय संगत विकास में चुनौतियाँ क्या क्या हैं? भारत विशाल आबादी वाला देश है, तो ज़्यादा जनसंख्या इसकी एक चुनौती है, जहाँ पे अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भारत द्वारा अभी तक न्याय संगत विकास हेतु आरक्षण और सब्सिडी व आय में वृद्धि, प्रत्यक्ष लाभ का सहारा लिया गया है। अमर्त्य सेन, यह स्थायी नहीं हो सकता है। स्थायित्व के लिए भारत के नागरिकों की क्षमता में वृद्धि हेतु निवेश किया जाना चाहिए। भारत सरकार का स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर 2% और 3% इसको बढ़ाना चाहिए। ये क्या करता है? न्याय संगत विकास के बजाय असमानता को प्रमोट करता है। भारतीय कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी है वो कम है। भारतीय श्रमिकों में कुशलता का स्तर महज 5% के करीब है, वहीं दक्षिण कोरिया में 98 है। ठीक है, और ये सब कारक समग्र रूप से, और ये आगे की राह क्या है? वही जो यहाँ पे कमियाँ बताई गई है। एजुकेशन, श्रमिकों का विकास, महिलाओं की भागीदारी, प्रगामी कर योजनाओं का बेहतर लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। किसी अर्थव्यवस्था की दीर्घावधि में रोजगार की स्थिति को निर्धारित करने वाले कारकों का उल्लेख करते हुए उन उपायों की विवेचना कीजिए जो भारत में रोजगार की समस्या के समाधान हेतु आवश्यक है। इंडियन लेबर ब्यूरो, ये इंट्रो हो गया। ठीक है, इंडियन लेबर ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार भारत में बेरोजगारी की दर 6.1% है तथा यह निरंतर 6 से अधिक बनी हुई है। रोजगार की जो दीर्घावधि स्थिति को निर्धारित करने वाले कारक अर्थव्यवस्था है ना, उसकी संरचना। यदि अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान अधिक है तो रोजगार उपलब्धता में वृद्धि होती है। भारत में इसके विपरीत कृषि 49% रोजगार के लिए उत्तरदायी है तथा दूसरे स्थान पर सर्विस। अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार कम है। श्रमिकों की कुशलता, वैश्विक तथा तकनीकी विकास के फलस्वरूप द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्र में कुशल श्रमिकों की मांग में वृद्धि हुई है। भारत में श्रमिकों का कौशल परिदृश्य अन्य देशों की अपेक्षा अत्यंत कम है। श्रम कानूनों का प्रवर्तन, भारत में श्रम कानून श्रमिकों की स्थिरता की गारंटी प्रदान नहीं करते। कुशल श्रम कानून रोजगार की उपलब्धता में मुख्य भूमिका निभाते हैं। सरकारी एवं निजी क्षेत्र की भूमिका, अर्थव्यवस्था का समग्र प्रदर्शन। रोजगार की समस्या के समाधान हेतु आवश्यक उपाय, कौन कौन से उपाय करने? समग्र आर्थिक राजकोषीय नीतियों द्वारा उत्पादन को बढ़ाना तथा अर्थव्यवस्था में सुधार करना। द्वितीयक क्षेत्र में क्षेत्रक विशेष रोजगार सृजन पर बल तथा कपड़ा क्षेत्रक श्रमिकों के कौशल के ज्ञान में निवेश करना। यथा जैसे ग्रामीण नरेगा की भांति शहरी नरेगा का प्रावधान राजस्थान में कर दिया। ठीक है, कृषि से रोजगार पलायन को रोकने हेतु कृषि को लाभकारी बनाना। स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना। सरकारी विभागों में रिक्तियों को पूर्ति करना। और ये वे फॉरवर्ड। और फाइनली क्वेश्चन नंबर 16। आपदाओं के कारण तेजी से बढ़ रही सामाजिक आर्थिक क्षति को देखते हुए आपदा जोखिम न्यूनीकरण को विकास योजनाओं में एकीकृत करने के लिए एक प्रभावी हितधारक जुड़ाव तंत्र की आवश्यकता है। विचार कीजिए। वैश्विक, अब ये इसका इंट्रो हो गया। वैश्विक जलवायु परिवर्तन से आपदाओं की बारंबारता में वृद्धि, साथ ही आपदाओं के कारण होने वाले क्षति में भी वृद्धि। फिर यह है सामाजिक आर्थिक क्षति कैसे? ये बताया है कि भूकंप की बारंबारता बार बार बढ़ रही है, द्वीपीय देशों में अवसंरचना का डूबना, मानसून का उत्क्रमण, सूखा और इससे बाढ़, जंगल की आग, ये सब हीट वेव, ये सब बता दी। फिर क्या है कि सामाजिक आर्थिक क्षति को कम करने का सबसे प्रभावी उपाय आपदा जोखिम न्यूनीकरण।
ठीक है। नंबर 1, भूकंप और भूस्खलन से बचने हेतु भवन निर्माण के समय भूकंप रोधी अवसंरचना, हीट वेव से कैसे बचें, तटीय क्षेत्रों में बाढ़ रोधी अवसंरचना, ठीक है। कृषि और सूखे तथा बाढ़ के प्रभाव को बचाने के लिए जीएम फसलों का वो करना। फिर विकास में आपदा शमन के साथ साथ आपदा अनुकूलन को भी संबोधित करना। शहरी आग के प्रभाव को कम करने हेतु अग्निशामक दल और स्थानीय शासन को संरक्षित करना। और फिर ये कॉमन पॉइंट लिख के अपना आंसर कंप्लीट कर दो और अपनी एक अच्छी सी जॉब सिक्योर कर लो। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में मौजूदा कार्बन व्यापार तंत्र का विवरण प्रस्तुत कीजिए। साथ ही देश में एक कुशल कार्बन व्यापार बाजार की महत्ता पर चर्चा कीजिए और वर्तमान समय में विद्यमान चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। ये इसका इंट्रो हो गया। भारत में मौजूदा कार्बन व्यापार तंत्र, कौन सा कार्बन व्यापार तंत्र है? क्योटो प्रोटोकॉल की संभावनाओं के अनुरूप भारत में निम्न तंत्रों की व्यवस्था। अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र, यह नवीकरणीय ऊर्जा खरीद की बाध्यता के अनुपालन को सुगम बनाता है। इसका विनियमन केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाता है। पीएटी योजना के तहत ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र, मुख्य लक्ष्य है ऊर्जा गहन के जो उद्योग हैं उसमें ऊर्जा की खपत को कम करना। कुशल कार्बन व्यापार बाजार का महत्व। कुशल व्यापार बाजार भारत को 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन की प्राप्ति में समर्थ बनाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करने वाली कंपनियों को सामाजिक तथा वित्तीय लाभ, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को हतोत्साहित करना, डिस्कॉम के लाभ में वृद्धि और ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय निवेश में बढ़ावा। चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं? प्रोत्साहन में कमी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सीमित भागीदारी, ऑडिटिंग और तंत्रों का संरचना में समन्वय था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग का खतरा आंतरिक और बाह्य दोनों कारकों के समन्वय के कारण बढ़ रहा है। चर्चा कीजिए। साथ ही भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष ड्रग ट्रैफिकिंग से उत्पन्न चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पे इंट्रो, भारत की भौगोलिक अवस्थिति बता दी गई है। आंतरिक प्रशासन में लूपहोल के कारण ड्रग ट्रैफिकिंग हेतु सुविधा बनाता है। इधर गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट, इधर ईरान, अफगानिस्तान, इराक और इधर वियतनाम, म्यांमार और लाओस, यहाँ पे अफीम की खेती होती है। और इधर भी आंतरिक व बाह्य कारकों का समन्वय। भारत म्यांमार खुली सीमा तथा पूर्वोत्तर राज्यों में पुलिसिंग तंत्र का मजबूत न होना भारत को ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए सुपेद्य बनाता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा से ड्रग की तस्करी तथा उस ड्रग का पंजाब हरियाणा तक पहुंच पश्चिमी किनारों पर चुनौती प्रस्तुत करता है। समुद्री सीमा के माध्यम से भी महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों में ड्रग की आपूर्ति होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष कौन कौन सी इसके वो है? सीमा सुरक्षा प्रबंधन को खतरा है, ठीक है, जैसे पुलवामा में अटैक हो गया था। युवाओं का रेडिकलाइजेशन, चरमपंथी संगठन ड्रग्स को कैडर भर्ती के रूप में उपयोग करते हैं। आंतरिक पुलिसिंग को चुनौती, जो निर्बाध ड्रग ट्रैफिकिंग भारत की आंतरिक पुलिसिंग सुरक्षा पर एक चुनौती प्रस्तुत करती है, ठीक है। लोन वुल्फ हमलों की आशंका। इस प्रकार से ये अपना ड्रग ट्रैफिकिंग का लफड़ा खत्म हो गया। ये है 19। हिंद महासागर क्षेत्र IOR में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के रणनीतिक महत्व को भारत की कुशल अकर्मण्यता और सौम्य उपेक्षा की नीति के तहत कम करके आंका गया है। इसकी समालोचनात्मक परीक्षण करना है, ठीक है, चर्चा करनी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में भारत को रणनीतिक अवस्थिति प्रदान करते हैं। कुशल अकर्मण्यता और सौम्य उपेक्षा। इस नीति के तहत पूर्व में द्वीप समूह को जनजातीय क्षेत्र के रूप में समझा जाता रहा है। इसके सैन्य महत्व को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी गई है।
यह स्थिति कमोबेश 2016 तक चलती आ रही है, किंतु वर्तमान में इस नीति से विचलन देखा गया है। भारत को चीन से हिमालय में चुनौती, चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षा का सामने आना, अमेरिका, फ्रांस आदि का हिंद महासागर की ओर उन्मुख होना, भारत के समुद्री व्यापार मार्गों को चीन से असुरक्षा। उपयुक्त कारकों के परिणाम स्वरूप वर्तमान में भारत द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रणनीतिक रूप से विकसित किया जा रहा है। अंडमान व निकोबार में भारत की पहली त्रिसेवा की उपस्थिति, द्वीप समूह का समग्र विकास, त्रिसेवा मतलब नौसेना, जल सेना, थल सेना, चेक पॉइंट के रूप में विकसित किया जा रहा है। G20 समूह की बैठकों द्वीप समूह में करवाना, ठीक है, चौक पॉइंट। और इस प्रकार से ये निष्कर्ष। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने विश्व का पहला विशाल इंटरनेशनल लिक्विड मिरर ILMT स्थापित किया है। यह नवनिर्मित टेलीस्कोप खगोलीय पर्यवेक्षकों और अनुसंधान के में भारत की किस प्रकार सहायता करेगा? हाल ही में उत्तराखंड में भारत ने खगोलीय शोधों में बढ़त हासिल करने के लिए विश्व का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित कर दिया है। यह मिरर भारत की निम्न प्रकार सहायता करेगा। कैसे करेगा? निम्न प्रकार करेगा। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप अपेक्षाकृत व्यापक रेंज प्रदान करता है। इससे खगोलीय शोधों में गुणात्मक वृद्धि होगी। चूँकि टेलीस्कोप स्थिर प्रकृति का है, अतः यह शोधों में शुद्धता एवं स्वाभाविकता को प्रेरित करेगा। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप से भारत सक्षम हो सकेगा, ये इसकी हेडिंग बनाई है। खगोलीय पिंडों के सूक्ष्म अध्ययन में उनकी पृथ्वी से अंतःक्रिया तथा पृथ्वी पर प्रभाव, जैसे जलवायु, संचार व्यवस्था आदि। यह भारतीय वैज्ञानिकों को सक्षम बनाएगा कि वे ब्रह्मांड के कुछ गूढ़ रहस्यों का उत्तर दे सकें, जैसे आकाशगंगा में होने वाले परिवर्तन। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप सुपरमून, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि की व्याख्या करने में सहायक होगा। तारों का निर्माण तथा उनके नष्ट होने की प्रक्रिया समझी जा सकेगी। गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अध्ययन में सहायक बनेगा। साथ ही ब्लैक होल एवं अन्य भौतिकी के ज्ञान में वृद्धि करेगा। इस प्रकार विश्व का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ब्रह्मांड के अध्ययन में भारतीय वैज्ञानिकों को प्रभावी बढ़त दिलाएगा, जिसका उपयोग मानवता के साझे हितों हेतु किया जा सकता है। और ये अपना